हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। यही पढ़ रहे हैं ना बाबू? 11th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए, जो आपको मन करे वो कर लीजिए। और इसके अंदर आज यानी टुडे, इसके अंदर आज हम लोग एक नया चैप्टर, न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 20 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 का नाम पता है क्या है? क्या है बताइए। आपको नहीं पता ना, क्योंकि आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं। इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। क्या है ये? है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। विदाउट एडजस्टमेंट मतलब इसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट, मतलब किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं किया गया। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, सब सीखेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, सबसे पहले तो इसको ब्लॉक कर लीजिए, मतलब घेरा लगा लीजिए। इसलिए घेरा लगवा रहे हैं क्योंकि, और इसको लिखिए, घेरा लगा के लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि VVI, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ क्योंकि भैया एक तो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में 100% पूछेगा भैया, इसमें ना का मतलब ही नहीं है। एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। पूछने का रीज़न भी है क्योंकि अगर आप फाइनल अकाउंट बना लेते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, तो यह माना जाता है कि आप पीछे जितना भी अकाउंट्स के अंदर पढ़ाई किए हैं वह सही किए हैं। ठीक है। दूसरा, आप कहीं भी अकाउंटेंट का काम करने जाइएगा ना, प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट के जॉब के लिए जाइएगा ना, कहीं भी किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे फाइनल अकाउंट जरूर बनवाया जाता है। या आप फाइनल अकाउंट को देख के आप किसी बिजनेस के पोजीशन को पता लगा सकते हैं। यानी बी से बिजनेस, पी से पोजीशन, बिजनेस के पोजीशन का पता लगा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट देख के, मार्क सर्टिफिकेट, स्टूडेंट के सर्टिफिकेट देख के पता नहीं लगा देते कि बच्चा पढ़ने में तेज था कि कमज़ोर था। यही प्रूफ कौन देता है? कोई बच्चा तेज है कि कमज़ोर है, कौन प्रूफ देता है? सर्टिफिकेट बताता है। उसी तरह किसी बिजनेसमैन, किसी बिजनेस के, उसके फाइनल अकाउंट के देख के आप पोजीशन बता सकते हैं कि बिजनेस का पोजीशन क्या है। फाइनल अकाउंट देख के आप बिजनेस के पोजीशन मतलब पोजीशन लगा सकते हैं, मतलब उसका सही सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मतलब देखिए, मैं समझा रहा हूँ कितना बढ़िया से। एक व्यक्ति है। अब कौन व्यक्ति है, अब कैसा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा डिजाइन बनाया हूँ। मेरे को भैया ड्राइंग से नहीं आता है, मैं समझाने के लिए बनाया हूँ। ये व्यक्ति पता है कौन है? इसका नाम है किशन। और ये कौन है? बिजनेस का ऑनर है। और क्या किया इसने ना, एक बिजनेस ओपन किया। ये उसका बिजनेस है। ठीक है। और बिजनेस का नाम पता है क्या है? किशन इंटरप्राइजेज रखा है। किशन इंटरप्राइजेज रखा है। ये इंटरप्राइजेज को हम थोड़ा शॉर्ट में कर दिए। और ये क्या करता है बिजनेस के अंदर? तो ये ना मैन्युफैक्चरिंग करता है। एम से मैन्युफैक्चरिंग। और क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है भैया? तो ये ना आलू खरीदता है बड़ी बड़ी मात्रा में। हर महीना कुछ ना कुछ आलू खरीदता है। आलू को अलग अलग मशीन में डालता है। ठीक है। फिर बाहर जो है चिप्स बनता है, मतलब चिप्स निकलता है। और ये चिप्स बेच के, क्या करके? चिप्स बेच के पैसा कमाता है। यानी इसका धंधा क्या है? धंधा है चिप्स बनाने का। किशन का धंधा क्या है? चिप्स बनाने का। अब इसने जब बिजनेस ओपन किया था ना, ये किशन जब बिजनेस ओपन किया था, तो इस बिजनेस के अंदर पता है 50 लाख रुपए डाला था। कितना? 50 लाख रुपए डाला था, जिसे हम अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं? कैपिटल। यानी इसने बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए डाला था। यानी जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट करता है या पैसा डालता है तो उसे अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं? कैपिटल डालता है, कैपिटल कहते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बहुत सारे मार्केट में आप दुकान देखते होंगे, तो अलग अलग दुकान में भाई बिना पैसे के तो दुकान ओपन होगा नहीं। तो दुकान में पैसा तो इन्वेस्ट किए हैं कि नहीं? डाले हैं। उसी तरह किशन भी अपने बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए डाला था, हमको बताया था वो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सॉरी, कि ये 50 लाख रुपए बिजनेस के अंदर क्यों डाला? मूर्ख तो है नहीं, बेवकूफ़ तो है नहीं, कुछ ना कुछ मोटिव होगा, कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा, इरादा होगा इसका,
तभी तो बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए डाला। जी सर बिल्कुल। क्यों डाला? सर प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि वो बिजनेस से प्रॉफिट कमा सके। बिल्कुल राइट। ठीक है, वो अलग बात है कभी लॉस हो जाता है, वो अलग बात है, बिजनेस कभी कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब प्रॉफिट कमा कैसे पता चलेगा कि बिजनेस किसान जो है प्रॉफिट कमा रहा है? कैसे पता चलेगा? सर इसके लिए वो फाइनल अकाउंट बनाएगा। जी सर। तो मतलब उसके लिए मतलब किसान जो है प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि किसान जो है प्रॉफिट कमा रहा है? उसके लिए वह एक स्टेटमेंट तैयार करता है। क्या करता है? एक स्टेटमेंट तैयार करता है। यानी प्रॉफिट की जांच करने के लिए, प्रॉफिट का पता लगाने के लिए कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना प्रॉफिट लॉस हो, अगर लॉस भी होता है कितना लॉस हो गया, उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार करता है, एक रिपोर्ट बनाता है। और इसी रिपोर्ट को, इसी स्टेटमेंट को पता है क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट कहा जाता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर पैसा डालता है इस मकसद से ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो प्रॉफिट का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट बोलते हैं। अब फाइनल अकाउंट के अंदर जो है ना दो चीज़ बनाया जाता है। पहला इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा बनाया जाता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से जो है ना यह पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है कि बिजनेस के पास अपना कितना एसेट्स है। जैसे मशीन खरीदा होगा, पैसा डाला है तो पैसा भी कैश होता है। कैश क्या होता है? एसेट्स होता है। किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचा था तो उसको हम डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स भी एसेट्स होता है। तो एसेट्स कितना है, और दूसरा लायबिलिटी कितना है। बिजनेस के अंदर एसेट्स कितना है और लायबिलिटी कितना है, ये बैलेंस शीट से पता चलता है। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी दो अकाउंट्स बनता है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स बनाया जाता है। पहला बताइए, मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे ना हम लोग गुड्स अकाउंट भी कहते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, और दूसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो है ना, ट्रेडिंग अकाउंट से पता है क्या चलता है? क्या पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। मतलब पता चलता है ग्रॉस, मतलब प्रॉफिट ही पता चलता है, लेकिन इस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। मतलब लॉस भी हो जाता है, लॉस भी पता चल जाता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट से, जिसे हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, इससे जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता लगाया जा सकता है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है। ठीक है। अब इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसे गुड्स अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर केवल गुड्स से संबंधित सौदों का लेखा करते हैं। मतलब व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होता है उससे संबंधित सौदों का इसके अंदर लेखा करते हैं। जैसे आलू खरीद रहा है, चिप्स बनाने के लिए आलू खरीद रहा होगा, नमक खरीद रहा होगा, मसाला खरीद रहा होगा, फिर वो चिप्स बनाकर बेच रहा होगा, फिर वो आलू खरीद कर अपने बिजनेस तक लाने में भाड़ा देता होगा। तो केवल गुड्स से संबंधित सौदों को लेखा यहाँ करते हैं। कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट। हम सीखेंगे, अभी हम ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट को गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, और इसके अंदर केवल गुड्स से संबंधित सौदों का लेखा करते हैं। जबकि इसके अलावा, यानी इसके अलावा बिजनेस जो है, बिजनेसमैन अगर बिजनेस के अंदर कोई अन्य खर्चा करता है, बिजनेस के रिलेटेड, बिजनेस से ही संबंधित कोई अन्य खर्चा करता है या कोई अन्य इनकम प्राप्त हो जाता है, तो उसको कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है। अब सवाल यह बनता है कि ये जो फाइनल अकाउंट किसान बनाएगा, ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाता है किसान, जो फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, कब बनाएगा? क्या एवरी डे बनाएगा? नहीं। एवरी मंथ बनाएगा? नहीं। एवरी ईयर बनाता है। और एवरी ईयर कब? साल के एंड में, यानी एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में बनाया जाता है।
जैसे जैसे मान लीजिए अगर बिजनेस 01 फाइनेंशियल ईयर 01/04 मान लीजिए 24 को शुरू हुआ ना, तो ये 31/3/25 को यह रिपोर्ट बनाया जाता है, यह फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाया जाता है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया क्या ज़रूरत है किसान को अपना फाइनल अकाउंट बनाने का? क्या मतलब भाई, बिजनेस खुद का है, जैसे मेरा अपना खुद का बिजनेस है, क्या मतलब है फाइनल अकाउंट बनाना? ऐसे हम मोटा मोटी पता लगा लेंगे कि भैया हाँ भाई कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। मतलब फाइनल अकाउंट बनाना क्या मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है। मैंडेटरी में थोड़ा मेरा स्पेलिंग वीक है, मतलब नीड है, थोड़ा सा नीड है। मतलब नीड क्यों है? क्योंकि अलग अलग जो यूजर्स होते हैं ना, वो जानकारी पाते हैं कि भैया आपके बिजनेस का पोजीशन क्या है। यूजर्स मतलब जैसे आपका गवर्नमेंट, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जानना चाहता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यानी गवर्नमेंट जानना चाहता है। क्यों सर? जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बड़े बिजनेस हो गए, जो 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख रुपए से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उनको फाइनल अकाउंट बनाना मैंडेटरी होता है। क्योंकि यूजर्स जो है ना वो जानना चाहते हैं। यूजर में सबसे पहला गवर्नमेंट जो है ना वो जानना चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर एक ना डिपार्टमेंट काम करता है जिससे बोलते हैं CBDT, जिससे इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स। और सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स क्या करता है? वो भैया ओनर टैक्स का हिसाब करता है, एनर टैक्स लेता है लोगों से। क्यों? क्योंकि भाई अब देश जो चलता है, कोई भी देश चलता है टैक्स से चलता है, तो टैक्स कौन बियर करेगा? भाई बिजनेसमैन ही तो बियर करेगा, जो जो लोग कमाते होंगे वही तो बियर करेंगे। तो बिजनेसमैन एक व्यक्ति का, किसान जो है, इसका मेन काम बिजनेस का ही है, और बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, तो भैया इनको अपने बिजनेस में प्रॉफिट देना होगा। तो ऐसे थोड़े ना बता देगा कि भाई हमको 10 लाख प्रॉफिट हुआ, इतना नहीं। उसके लिए वो फाइनल अकाउंट बनाता है, और फाइनल अकाउंट के आधार पर ही वो क्या करता है? टैक्स देता है। इसलिए फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी होता है, क्योंकि एक तो खुद पता चल जाता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और दूसरा उस हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देंगे। गवर्नमेंट कभी ना नुछुर करेगा, नखरा दिखाएगा तो रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं भाई, एक सर्टिफिकेट हो जाता है ना। दूसरा जो इम्प्लॉय होता है ना बिजनेस के अंदर, इम्प्लॉय जो काम कर रहे होते हैं, वो जो वर्क कर रहे होते हैं, वो भी जो है ना वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस। अब सवाल उठता है कि सर मेरा इम्प्लॉय क्यों जानना चाहता है? ताकि वो अंदाज़ा लगा सके कि हाँ भाई बिजनेस जो है ना प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, हमारा सैलरी हम कहेंगे तो मालिक हमारा सैलरी बढ़ा देगा, या हमको दिवाली आ रही है बोनस मिलने का चांसेज है। अगर बिजनेस खुद लॉस में जा रहा है तो आशा टूट जाता है ना, इसलिए इम्प्लॉय भी जानना चाहता है। तीसरा जो है ना बैंक भी जानना चाहता है। बैंक सर बैंक क्यों, क्या मतलब है बैंक का? क्योंकि बैंक जो है ना लोन देता है। अगर बिजनेसमैन कभी, एक किसान जो है कभी जाएगा ना बैंक में लोन लेने, तो कहेगा बैंक वाले भैया से, मैनेजर साहब अब हमको लोन दीजिए। मैनेजर से कहेगा, मैनेजर साहब कि भैया मैनेजर साहब अब हमको ना लोन चाहिए बिजनेस के नाम पे, तो किस ऐसे दे देगा? कहेगा भाई ठीक है अपना रिपोर्ट दिखाइए, फाइनल रिपोर्ट जो बनाए उस रिपोर्ट दिखाइए, और रिपोर्ट के बेस पर ही लोन देगा या नहीं देगा। तो इसलिए फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी होता है। एक और हम दिमाग में लगाए थे, कौन होता है? एक तो गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, बैंक हो गया, और कौन हो सकता है? और कौन? एक और हमारा दिमाग से उतर रहा है, फिर कभी बता देंगे। अभी चौथा दिमाग से उतर रहा है, कौन होता है? ठीक है, एक सेल्फ, खुद को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, इसलिए भी फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। अब सवाल उठता है, अब सवाल फिर, अब इसमें सवाल ही सवाल है, अब सवाल ये बनता है कि ये जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ये जो फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है, ये किस बेस पे बनाया जाता है, क्या चीज़ देख के बनाया जाता है? तो इसको जो है, इसका जवाब है कि ट्रायल बैलेंस देख के। क्या? ट्रायल बैलेंस, देख के ये जो है ना फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए, जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है, तो बिजनेस में होने वाले सभी के सभी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करता है? तो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करता है, या अलग अलग स्पेशल पर्पस बुक के अंदर रिकॉर्ड करता है। फिर उसे लेजर में पोस्टिंग करता है। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसे ट्रायल बैलेंस में क्या करता है? समराइजिंग करता है। तो लास्ट काम क्या होता है? ट्रायल बैलेंस ही बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही बनाया जाता है। अब एक ट्रायल बैलेंस में जो है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस, TRIAL, ट्रायल बैलेंस।
अब ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, ट्रायल बैलेंस के अंदर दो तरह के आइटम होते हैं। सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया। ट्रायल बैलेंस के अंदर दो तरह के आइटम होते हैं। पहला एक्सपेंडिचर, एक तो एक्सपेंडिचर के अमाउंट आइटम्स होते हैं, दूसरा रिसिप्ट्स के आइटम होते हैं। रिसिप्ट्स के आइटम होते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर यही होता है। और एक्सपेंडिचर में भी दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, दो तरह के आइटम्स होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ई मतलब एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट्स के अंदर भी दो तरह का रिसिप्ट्स होता है, कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू, REVNU, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स को मतलब इसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स को और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पता है कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में दिखाते हैं। जबकि ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। अब क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? भैया मैंने इसको ना पहले ही पढ़ा चुके हैं, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चलिए थोड़ा सा हिंट बताते हैं कि क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या होता है? देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हो गया कि व्यापारी जिस चीज का व्यापार कर रहा है, मतलब यहाँ क्या कर रहा है? चिप्स बनाने का व्यापार कर रहा है कि चिप्स बेच रहा है। तो व्यापारी जिस चीज का व्यापार कर रहा है उस चीज को बेचकर, उस सामान को बेचकर, उस गुड्स को बेचकर जो पैसा मनी, जो पैसा अर्न कर रहा है ना, रिसिप्ट कर रहा है, और रिसिप्ट का मतलब क्या? पैसा प्राप्त कर रहा है, अर्न कर रहा है, उस पैसे को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे यहाँ पे चिप्स बेच रहा है ना, चिप्स बेच के पैसा कमा रहा है, चिप्स क्या कर रहा है? चिप्स सोल्ड कर रहा है और चिप्स सोल्ड करके मनी कमा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब व्यापारी जिस चीज का व्यापार कर रहा होता है ना, उस सामान को बेचकर, यहाँ चिप्स बनाने का काम कर रहा है तो चिप्स बेचकर जो पैसा कमा रहा होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो व्यापारी जिस चीज का व्यापार कर रहा होता है उस चीज को बनाने में या उस चीज को व्यापार करने के पीछे जितना भी खर्चा होता है, मतलब व्यापारी जिस चीज का व्यापार कर रहा होता है उस चीज के पीछे जितना भी खर्चा होता है ना, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा हो या इनडायरेक्ट खर्चा हो, उस सभी एक्सपेंसेस को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस को ही खींच कर एक्सपेंडिचर बना दिया गया। जैसे चिप्स बनाने के पीछे हुआ आलू खरीद रहा है, परचेज कर रहा है, तो परचेज भी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मजदूरी दे रहा है, वेजेज दे रहा है, मजदूर को मजदूरी नहीं देगा तो भाई नहीं बनेगा। सैलरी दे रहा है लोगों को, बोनस सैलरी दे रहा है, रेंट दे रहा है, बिजली बिल दे रहा है, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिसके वजह से मतलब व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा होता है ना, उसके पीछे वो जितना भी खर्चा करता है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, मतलब जो रेवेन्यू कमाने में, जो पैसा को कमाने, रेवेन्यू को जनरेट करने में, ताकि चिप्स बेच के पैसा कमाए, उसके पीछे जितना भी खर्चा करता है उस सबको बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसका बेनिफिट जो होता है ना, 1 साल के अंदर ही होता है। इसे आप रीसेल नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा कम अमाउंट होता है और ये डेली नेचर का होता है। जैसे आप सैलरी दे रहे हो किसी को, तो सैलरी मान लो 15,000 दे रहे हो पर मंथ, तो 500 रुपये पर डे दे रहे हो, 500 रुपये पर डे दे रहे हो, और इसको मतलब 1 ही साल के अंदर ही रहेगा। फिर अगला साल फिर नया सैलरी देना होगा, अगर बढ़ा दिए तो ठीक है, नहीं बढ़ाया तो ठीक, कोई बात नहीं। तो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट के अलावा जितने भी रिसिप्ट होते हैं उस सभी रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से लोन लिए तो बैंक से पैसा आ रहा है, लेकिन ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि चिप्स बेच के तो पैसा कमा नहीं रहे, ये लोन लिए हैं तो रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे बिजनेस का ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल डाला है, तो ये तो रेवेन्यू है नहीं, पैसा आ रहा है लेकिन कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे आपके पास कोई ओल्ड मशीन पड़ा हुआ था बिजनेस के पास, उसे बेच दिए और उससे पैसा आया, तो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। यानी जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है वो कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो एसेट को परचेज करने में,
एसेट्स को परचेज करने में जो पैसा हम एक्सपेंस करते हैं ना, जो एक्सपेंस करते हैं उस एक्सपेंस को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे बिजनेसमैन ने अपने लिए एक मशीन खरीदा है तो क्या है, खर्चा तो कर रहा है, लेकिन इस खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है ना, 1 साल से ज़्यादा दिनों तक होता है, और ये डेली डेली का खर्चा नहीं होता है, कभी कभी कर दिए 6 महीना 1 साल 2 साल पर खर्चा कर दिए। इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा दिनों तक चलता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा हैवी अमाउंट लगता है, क्योंकि इसे आप रीसेल भी कर सकते हैं। जैसे 5 लाख का अगर मशीन खरीदता है, 5 लाख का मशीन खरीद दिया, तो इसमें तो हैवी अमाउंट लगा। इसे चाहेंगे तो जब बेचेंगे ना, 1 साल बाद भी बेचेंगे ना, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा दिनों तक चलेगा, और इसे बेचेंगे ना कुछ अमाउंट जरूर मिलेगा। तो इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है? ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑफ, जिस बिजनेस का होगा ना, जैसे यहाँ किशन इंटरप्राइजेज है तो किशन इंटरप्राइजेज, ये लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट। नीचे पता है क्या लिखते हैं? इसके नीचे जस्ट नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड 31/3/25, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। तो ये साल कब खत्म होगा? 25 को खत्म होगा, तो 31/3/25 तक का ही रिपोर्ट है। मतलब फॉर द ईयर इंडेड इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है ना, या इसके अंदर जो भी डिटेल डाला जा रहा है ना, वह 31/3/25 तक का ही रिपोर्ट है। फॉर द ईयर इंडेड 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 तक का रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अब अकाउंट है तो टी शेप का बनाते हैं, तो टी शेप बनाइए। लेकिन इस टी शेप में ना, एक तो लेजर फोलियो का कलम नहीं होता है, और दूसरा डेट का कलम नहीं होता है। डेट का कलम इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये पूरे साल का बनाते हैं ना, तो इसमें इसलिए डेट का कलम नहीं होता है। मतलब ये मत लिखना भूलिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ किशन इंटरप्राइजेज और नीचे फॉर द ईयर इंडेड, ये लिखना जरूर है, क्योंकि 31/3/25 तक का रिपोर्ट बना रहे हैं ना, तो इसलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, फिर द पार्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट। इधर क्रेडिट लिख देते हैं और इधर डेबिट लिखते हैं। सबसे ऊपर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू OPENING ओपनिंग स्टॉक, और इसका अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। फिर लिखते हैं टू परचेजेज, टू परचेजेज, और इस परचेजेज के अंदर कैश भी आएगा, चाहे आप कैश में परचेज किए हैं या क्रेडिट में परचेज किए हैं, दोनों आएगा। इसमें से लेस करते हैं क्या पता है? परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स माइनस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फिगर लिखते हैं। परचेज रिटर्न इधर लेस इसलिए हुआ क्योंकि इसका असली जगह इधर है, लेकिन जब इधर से इधर लाए हैं तो इसलिए लेस किए। फिर लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब बताएंगे क्या होता है, ठीक है, ठीक है। फिर इधर लिखते हैं कि बाई सेल। अब क्रेडिट साइड में हमेशा बाई से शुरू करते हैं, तो बाई सेल्स, चाहे वो कैश में सेल्स हो या क्रेडिट में सेल हो, यानी पूरे साल में कितना में क्रेडिट किए हैं, कितना कैश में परचेज सेल किए हैं, ये नहीं देखेंगे, कितना सेल किए हैं, टोटल सेल देखेंगे, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। फिर लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेते हैं? तो कॉस्ट वैल्यू CV एंड मार्केट वैल्यू MV में विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा ना, जो छोटा होगा उसको लेंगे, जो लोअर होगा उसको लेते हैं। अब सब समझेंगे, ये फॉर्मेट होता है। फिर अगर मान ली ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इधर कम है तो इधर लिखेंगे 2, और 2 लिख के लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब इसके अमाउंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इधर लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर P&L अकाउंट, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, इसका मतलब इधर कम हुआ, तो इधर लिखते हैं बाई
ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में इसे ट्रांसफर करते हैं, फिर इसको ये बराबर हो जाएगा, बराबर कास्टिंग कर देंगे। ये फॉर्मेट है भैया, ये फॉर्मेट है। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी साल के एंड में जो माल नहीं बिका उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक जैसे मान लीजिए 24-25 चल रहा है, तो 25 में 25 31 दिन 25 को देखे जा माल नहीं बिका, 10,000 का माल बच गया, 10,000 का माल बच गया, तो अगले साल जब शुरू कर देंगे ना 01/04/25 को शुरू करेंगे तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक को हमेशा इधर लिखते हैं। फिर परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी चिप्स बनाने में, यानी व्यापारी जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है उसको बनाने में या उसको खरीदने में डायरेक्ट रूप से खर्चा कौन कौन हो रहा है, या उसको बनाने में डायरेक्ट रूप से खर्चा कौन कौन हो रहा है, जिसके बिना वो काम नहीं हो सकता, चिप्स नहीं बन सकता, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। जैसे मैं कहूँ कि आपको खीर बनाने में क्या क्या खर्चा लगेगा डायरेक्ट रूप से, सर इसमें जो है ना, इसमें चीनी लगेगा, चीनी बिना चीनी का खीर नहीं बनेगा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। सर इसमें ना दूध लगेगा, क्योंकि दूध बिना दूध के खीर नहीं बनेगा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। बिना दूध के खीर बना लोगे, नहीं बनेगा। सर इसमें ना चावल लगेगा, अब खीर बनाना तो चावल लगेगा ही लगेगा, क्यों बिना चावल का खीर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। सर इसमें पानी लगेगा, थोड़ा बहुत तो पानी लगेगा ही लगेगा, तो बिना पानी का खीर बना सकते हो, नहीं बना सकते। लेकिन क्या है कि इसमें इलायची लगेगा, तो इलायची जो है ना, इलायची इलायची आप नहीं, इलायची 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 आप नहीं डालोगे ना तब भी खीर बनेगा, तो ये डायरेक्ट खर्चा नहीं है। हम कहें कि सर इसमें ना इलायची का इलायची हो गया, काजू, काजू सर काजू किशमिश, ये नहीं डालोगे ना तब भी खीर अच्छा बनेगा, लेकिन डाल दोगे तो और बढ़िया है। अगर नहीं डालोगे तब भी खीर बन जाएगा। तो ये सब डायरेक्ट खर्चा नहीं है, यह इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। लेकिन ये चीनी दूध चावल ये सब क्या है, डायरेक्ट खर्चा। उसी तरह इस चिप्स को बनाने में डायरेक्ट रूप से कौन कौन खर्चा हो रहा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ना मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू में जो कम होगा ना उस वैल्यू को लेंगे, हमेशा लोअर को लेंगे। तो यह ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अब चलिए पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। इसके भी नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/24-25 चल रहा है ना, तो 31/3/25, क्योंकि 31/3/25 तक का ये पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। इसका ही फॉर्मेट होता है, ये भी टी शेप का ही होता है, क्योंकि अकाउंट्स है तो टी शेप का ही होगा, लेकिन इसमें लेजर का कलम और डेट का कलम नहीं होगा। इधर एक और कलम बढ़ाओ, इधर एक और कलम बढ़ाओ, इधर क्या होगा, पार्टिकुलर्स होगा और अमाउंट, इधर भी पार्टिकुलर्स होगा और इधर अमाउंट होगा, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे आप सैलरी दे रहे हो किसी को, सबसे पहले तो यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए थे ना, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट आया तो इधर अमाउंट लिखेंगे। अगर टू ग्रॉस लॉस और द क्रेडिट साइड में है तो टू ग्रॉस लॉस इधर लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे नीचे कहाँ से आया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया ना, तो फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया है ना, तो नीचे लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जैसे कि सैलरी टू सैलरी, यहाँ पे लिखे। सर रेंट दे रहे हैं, टू रेंट, जो इनडायरेक्ट होगा। सर बिजली बिल, टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। सर बैंक से लोन लिया गया तो उसका इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो टू इंटरेस्ट, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, सब बहुत सारे आता है। इधर क्या लिखेंगे, अगर कहीं से कमीशन रिसीव हुआ तो बाई कमीशन, डिविडेंड रिसीव हुआ बाय इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव। सर एक ना रूम था, उसको रूम को किराया पर चढ़ा दिए थे, तो बाय रेंट रिसीव। ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है। उसके बाद
अगर बहुत सारा आता है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और देखेंगे। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट इनकम को इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इधर कम है तो 2 नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर भाई किसे देंगे भाई, नेट प्रॉफिट अगर बिजनेस का प्रॉफिट होगा तो किसे देगा, बिजनेस कॉर्नर को देगा। और बिजनेस कॉर्नर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर इधर अगर इधर कम है तो बाय नेट लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यानी कैपिटल से निकालेंगे इसको। हो गया, यही फॉर्मेट होता है। फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर लास्ट क्या बनाते हैं फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पूरे साल को नहीं बनाते, एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, तो इसलिए लिखते हैं एज एट, लिखते हैं एज एट 31/3/25। यानी ये जो बैलेंस शीट है ना, केवल 31/3/25 का रिपोर्ट शो कर रहा है, एक पार्टिकुलर डेट को शो कर रहा है। एक तारीख को फिर चेंज भी हो सकता है, एक पार्टिकुलर डेट को बता रहा है, ये पूरे साल का रिपोर्ट नहीं बता रहा है, एक पार्टिकुलर डेट को बता रहा है। तो इधर क्या लिखते हैं, इधर 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 होता है, इधर होता है, इधर इधर कुछ नहीं होता है, टी स्टेप बनाते हैं, अकाउंट तो है नहीं तो टी स्टेप बनाते हैं। और इधर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इधर इधर अमाउंट लिख दो। ये अकाउंट्स नहीं है, एक स्टेटमेंट होता है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। इधर लिखते हैं लायबिलिटी, लेफ्ट साइड में लायबिलिटी लिखते हैं और उसका अमाउंट लिखते हैं। और राइट साइड में एसेट्स लिखते हैं कि बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स है और उसका अमाउंट लिखते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी में सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल है। फिर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाया गया होगा तो ठीक है, नहीं तो नेट ऐड करते हैं, ऐड नहीं तो लेस, क्या नेट प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करते हैं। फिर लेस करते हैं, ऐड या लेस, फिर लेस करते हैं ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग किया होगा तो ठीक है, लेस करते हैं ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। फिर उसके बाद करेंट लायबिलिटी होगा, कोई करेंट लायबिलिटीज जो अगले एक साल के अंदर पे करना होता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, बैंक लोन हो गया। फिर लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी, और उसके नीचे जो जो होगा वो देखेंगे। फिर इधर क्या लिखते हैं, एसेट्स में सबसे पहले करेंट एसेट्स लिखते हैं, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट के अंदर जो जो होगा, जैसे डेटर्स, कैश, बैंक, ये सब क्या है, करेंट एसेट्स, और उसका बैलेंस लिखते हैं। एक होता है फिक्टिशियस एसेट, उसको बीच में लिखते हैं, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। उसके जो भी होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके अमाउंट लिखते हैं। फिर नीचे लिखते हैं नॉन करेंट लाइफ, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट के अंदर लिखते हैं फिक्स एसेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गया, आपका कोई मशीन वशीन हो गया। फिर उसके बाद जो एसेट होगा उधर लिखते हैं, और इसका बैलेंस ना हमेशा बराबर आता है, हमेशा बराबर आता है। तो ये फॉर्मेट होता है भैया, एसेट, ये फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है, और ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। अब कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि है जगह कि नहीं, अब कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि नेट परचेज बराबर क्या होता है, नेट परचेज बराबर क्या होता है, तो नेट परचेज बराबर होता है कि परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न्स, ये नेट परचेज का फॉर्मूला है। नेट सेल बराबर क्या होता है, नेट सेल्स बराबर, नेट सेल्स बराबर होता है सेल्स
माइनस सेल्स रिटर्न्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस कर दोगे ना तो नेट सेल हो गया। फिर वो होता है कि कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज, परचेज ये नेट परचेज है, परचेज है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है डी, डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। फिर हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर है जगह, चलिए नहीं है दूसरा पेज देखते हैं। हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर, फिर होता है एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज बराबर क्या होता है, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें ये नहीं आता है क्लोजिंग, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आता है, ये एडजस्टेड परचेज हो गया। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, GROSS ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, अगर नेट सेल में से नेट सेल्स माइनस नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे ना COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ग्रॉस लॉस बराबर क्या होता है, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल, तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस निकल जाएगा। तो इतना सारा फार्मूला होता है, और फार्मूला होता है तो जैसे जैसे अब क्वेश्चन आएगा ना तो हम फार्मूला, मतलब इतना फार्मूला तो ये बेस हो गया, इतना फार्मूला आप रट लीजिएगा। फिर भी यदि और आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना धीरे धीरे तो फार्मूला बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है तो हमसे क्वेश्चन जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय।